मशहूर हड्डियों के डॉक्टर के घर के अंदर पुलिस वाले पहुंचते हैं। पुलिस कांस्टेबल कहता है कि सर मुझे आपका बाथरूम यूज करने दीजिए। डॉक्टर कहता है जाइए, और जैसे ही पुलिस कांस्टेबल बाथरूम खोलता है उसकी चीखें निकल जाती हैं। मौकाए सीन पर वो वोमिटिंग करना शुरू कर देता है। पुलिस कांस्टेबल के बड़े साहब जैसे ही उस बाथरूम के आस पहुंचते तो देखते हैं कि एक एसिड से भरे ड्रम के अंदर इंसानी कटे हुए जो अंग थे वो तैर रहे थे। यहां तक कि बाल्टी के अंदर कटे हुए हाथ पैर भी रखे गए थे। पूरे बाथरूम के फर्श पर खून ही खून था। जब पुलिस वाले पीछे घूमकर उसी डॉक्टर की तरफ देखते तो डॉक्टर कुछ इस तरीके से बताने की कोशिश करता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे बाथरूम के अंदर इंसानी लाश कैसे आई, वो भी कटी पिटी लाश कैसे आई, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद जो पुलिस एक्टिव होती है, उनकी पूरे घर की तलाशी ली जाती है और पता लगता है कि 500 से ज्यादा इंसानी टुकड़े मिले हैं घर के कोने कोने पर। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें तस्वीर में पुलिस वाले नीले रंग की पॉलिथीन बैग के अंदर उसी 500 इंसानी टुकड़ों को अलग अलग पॉलिथीन बैग में ले जाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। पैर और कटे हुए टुकड़े रखे गए थे जो इंसान के होते हैं। दूसरे बैग में उसी इंसान की कटे हुए सिर और यहां तक कि दोनों हाथ और पेट वाला हिस्सा था। तीसरे पॉलिथीन बैग के अंदर सीने वाला हिस्सा और दायां पैर रखा गया था। अब ये जो सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, इस जो लाश थी उस घर से भयानक बदबू आ रही थी। और इस लाश को जब पुलिस वाले उठा रहे थे तो लाश की जब वो चीजें उठा रहे थे तो मांस के लोथड़े टपक रहे थे, क्योंकि उसे एसिड में गलाने की कोशिश की गई थी। जब पुलिस वाले सिर को उठा रहे थे तो सिर को जैसे ही पकड़ते थे हड्डियां अंदर चकनाचूर हो रही थी। पुलिस को लगा कि इतनी भयानक मौत देने वाला आखिर कौन हो सकता है। डॉक्टर साहब संदिग्ध थे, लेकिन डॉक्टर साहब बार बार ये कह रहे थे मैं तो बाहर घूमने गया था, मुझे नहीं पता मेरे घर के अंदर ये कैसे हो गया। इसके बाद जब पुलिस या तफ्तीश चालू होती है, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन चालू होती है जिसमें जो मरा उसकी बीवी खुद कातिल डॉक्टर से मोहब्बत करने लगती है और कोर्ट में करने की कोशिश करती है कि उसके पति की हत्या डॉक्टर ने नहीं की बल्कि उसके कुछ दोस्तों ने की है। अब जब जज साहब ऐसी चीजें सुनते हैं, पुलिस वाले जब सारी चीजें सुनते हैं, तो उन्हें लगता है कि कैसी बीवी है जो अपने पति के खिलाफ जाकर एक कातिल और अधेड़ उम्र के डॉक्टर के प्यार में पागल होकर अपने पति की मौत की झूठी गवाही भरे कोर्ट के अंदर दे रही है। डॉक्टर सुनील मंत्री है, किसी व्यक्ति के अंगों को बाथरूम में काट रहे थे। क्या है पूरी कहानी? क्योंकि जब स्ट्रेचर पर उस 500 टुकड़ों को एक एक कर जोड़ा गया, पजल की तरह जोड़ा गया, एक एक टुकड़े एक दूसरे से जुड़ते हुए चले गए, तब पता लगा कि एक ही बॉडी के 500 से ज्यादा टुकड़े किए गए हैं। लेकिन ये टुकड़े क्यों किए गए? ये शख्स कौन था? क्यों इसकी बीवी एक डॉक्टर के प्यार में पागल होकर कोर्ट में झूठी गवाही दे रही थी? और कैसे पुलिस इस पूरे केस को कभी सुलझा ही नहीं पाती, क्योंकि जो भी सबूत वो कोर्ट में पेश कर रही थी, डॉक्टर साहब पुलिस वालों से 2 कदम आगे ही रहते और हर बार पुलिस वालों को चकमा देकर, पुलिस वालों की करारी हार देकर वो आगे निकल जा रहे थे कि वो बिल्कुल निर्दोष हैं। लेकिन पुलिस के हाथ एक ऐसा सबूत लगता है, एक ऐसी गवाही लगती है जिसके बाद पता लगता है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि यही वो डॉक्टर है जिसने एक लाश के 500 से ज्यादा टुकड़े किए हैं। तो चलिए इस डिकोडिंग क्राइम में पता करते हैं क्यों एक हड्डियों के डॉक्टर ने एक लाश को एसिड के ड्रम में डालने की कोशिश की, तब भी उसे लगा कि वो सफल नहीं हो रहा, तो उस लाश के 500 से ज्यादा उसने टुकड़े किए। तो ये जो पूरी वारदात है ये मध्य प्रदेश की है और ये एक ऐसी केस स्टडी है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें पुलिस के सामने ही कातिल है। पुलिस को पता है कि आखिर मर्डर है कौन, लेकिन उसे सज़ा दिलाने के लिए, कोर्ट में प्रूव करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। और तो और इतनी ज़्यादा तफ्तीश करनी पड़ी, इतने ज़्यादा प्रूफ इकट्ठा करने पड़ गए, जिसकी वजह से जो पुलिस है वो भी सवालों के घेरे में आती जाती थी। अब दरअसल ये जो पूरा केस है ये 5 फरवरी 2000, आप गौर से ध्यान रखिए, मैं एक एक करके आपको पूरा सीक्वेंस समझाती हूँ। दरअसल 5 फरवरी 2019 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नर्मदापुरम करके एक जगह पड़ती है, वहाँ का जो थाना था उसके जो टीआई थे वो गश्त कर रहे थे और तभी कुछ देर बीती कि अचानक उनके वायरलेस पर उन्हें एक मैसेज आया और कहा गया कि एक डॉक्टर साहब का घर है जिनका नाम सुनील है, हड्डियों के वो डॉक्टर हैं, उनके घर के बाहर कई सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं और लड़ाई हो रही है, बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है। अब टीआई जब ये चीज़ सुनते हैं तो सीधे वहाँ पर पहुँच जाते हैं अपनी टीम लेकर। अब जैसे वो घर के बाहर पहुँचते हैं, अभी आप जो एक घर दरवाज़ा देख रहे हैं वही घर है। अब इसके बाहर जब वो पहुँचते हैं तो हंगामा हो रहा था, रोकने की कोशिश की जाती है। तो इसमें से टीआई साहब पूछते हैं कि भाई माजरा क्या है, मुझे ये समझाओ, आखिर आप लोग लड़ क्यों रहे हो। तो वहाँ पर एक शख्स खड़ा होता है जिसका नाम होता है लक्ष्मी नारायण। वो बोलता है कि देखिए मेरा जो बेटा है वीरेंद्र, वो इनके यहाँ ड्राइवरी का काम करता है, इनके यहाँ ड्राइवर है
और दरअसल वो मिल नहीं रहा। तो हम वही पूछने आए कि वो कहाँ गया है, क्या आप जवाब नहीं दे रहे। अब जो बात थी वो एक आदमी गायब था। इस पर जो टीआई है और जो उनकी टीम थी वो डॉक्टर साहब से पूछताछ करते हैं। लेकिन अब ऐसे में डॉक्टर साहब जो हैं वो अभी तक बाहर जो भीड़ जमा थी उनको तो संभाल ले रहे थे, लेकिन जैसे पुलिस जांच पड़ताल करती है, पुलिस पूछती है कि बताइए आप, क्या वो ड्राइवर है वीरेंद्र जो है वो कहाँ गया, क्या आखिरी बार आपने उसे देखा था, 2 दिन हो गए उसे गायब हुए, क्या वो आपके घर आया, आपको कॉल किया, तमाम तरीके के सवाल किए जाते हैं, जिस पर जो डॉक्टर है वो झिझकने लगता है, नजरें चुराने लगता है और ऐसे में पुलिस को उस पर शक हो जाता है। अब सीधे तौर पर उसके घर में घुसा जाता है, मतलब इसी घर के अंदर, डॉक्टर का जो ये घर है इसके अंदर पुलिस की टीम जाती है और अंदर तलाशी करना शुरू करती है। अब ऐसे में जो परिवार के लोग आए थे, यानी लक्ष्मी नारायण के साथ जो उनके और बेटे आए थे, वो भी अपने भाई के लिए दबाव बनाने लगते हैं और कहते हैं पुलिस से कि आप कैसे भी करके इनके घर की तलाशी लीजिए, हमें शक है कि उन्होंने हमारे भाई के साथ कुछ गलत कर दिया है, वो 2 दिन से गायब है, आया भी नहीं है, इन्होंने कॉल कर भी नहीं पूछा, इस तरीके के तमाम सवाल बनाए जाते हैं। तो ऐसे में पुलिस की टीम, और तभी एक कांस्टेबल डॉक्टर के घर के बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है और जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला पूरी तरीके से वो उल्टी करने लगता है, बदबू से उसका जो चेहरा है वो ख़राब होने लगता है और तो और वो चीखता है, चिल्लाता है, बोलता है साहब आप जल्दी बाथरूम की तरफ आइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। अब जैसे ही बड़े अधिकारी ये आवाज़ सुनते हैं वो भागे भागे बाथरूम की तरफ जाते हैं और वहाँ का मंजर देखकर हर कोई खौफजदा हो जाता है, यहाँ तक कि कांस्टेबल ने तो उल्टियाँ भी कर दी थी। वो देखते हैं कि बाथरूम के अंदर 4 आरियाँ पड़ी हुई हैं और उन्हीं आरियों के बीच एक इंसान के पैर का टुकड़ा पड़ा है। अब जो अधिकारी थे वो थोड़ा सा बाथरूम में जब अंदर घुसते हैं और लेफ्ट साइड जब टर्न करते हैं तो देखते हैं कि एक टब रखा है और उस टब के अंदर एक इंसानी खोपड़ी, या यूँ कहें कि जो सिर है वो तैर रहा है, उसकी आँख नाक बाकायदा हैं, अभी वो कुछ बाल लगे हुए हैं और वो तैर रहा है। और जब पुलिस उस टब को देखने की कोशिश करती है तो उन्हें समझ में आता है कि उसके अंदर एसिड भरा हुआ है और तो और उस बाथरूम में तमाम तरीके से जो मांस के लुथड़े होते हैं वो फैले हुए थे, खून लगा हुआ था। अब ये सब देखने के बाद साफ तौर पर जो पुलिस थे उन्हें लगता है कि हो ना हो जो लड़का गायब है ये वही है। तो ऐसे में जो लक्ष्मी नारायण बाहर थे, जो अपने बेटे की पूछताछ के लिए आए थे, उनको अंदर बुलाया जाता है। उनको पहले पुलिस की टीम जो है तसल्ली कराती है और फिर बोलती है कि देखिए एक ऐसी चीज़ हमें देखने को मिली है, आपको एक बार शिनाख्त करनी होगी कि क्या वो आपका बेटा है। अब जो लक्ष्मी नारायण है उनको भी बाथरूम तक ले जाया जाता है और वो सिर दिखाया जाता है और सिर देखकर लक्ष्मी नारायण जो थे वो अपना एक कदम पीछे लेते हैं, उन्हें धक्का लगता है और बोलते हैं साहब ये मेरा बेटा वीरेंद्र ही है। लेकिन अब ऐसे में एक की शिनाख्त पर पुलिस सच नहीं मानती या पुलिस उसको सही नहीं मानती, तो जो पत्नी थी लक्ष्मी नारायण, माफ़ करेगा वीरेंद्र की, उनको बुलाया जाता है क्योंकि वही बार बार ये चीज़ कह रही थी कि उनके पति गायब हैं। उनको जब बुलाया जाता है तो वो कहती है कि मेरे पति जो थे वो बालियां पहनते थे कान में, मुझे एक बार देखना होगा। अब जैसे वो सर दिखाया जाता है तो उनके कान में बाली भी दिखती है और तब कंफर्म हो जाता है कि जो टुकड़ों में कटी लाश है, यूं कहें जो सिर मिला है, वो किसी और का नहीं बल्कि वीरेंद्र का ही है। अब पुलिस की पत्नी से पूछताछ करती है और पता लगाती है कि बताइए कब क्या हुआ और हमें पूरी डिटेल दीजिए। तो पत्नी बोलती कि देखिए 4 फरवरी 2019 यानी एक रोज़ पहले ही शाम को दरअसल ये चले गए थे और जब काफ़ी टाइम तक घर नहीं आए, क्योंकि इनका काम रहता था, ड्राइवरी का काम था, 2-3 घंटे में लौट आते थे, लेकिन उस दिन नहीं आए। तो मैंने अपने ससुर यानी कि लक्ष्मी नारायण को कॉल किया और उन्हें बताया कि अभी तक जो वीरेंद्र हैं वो घर नहीं आए। तो इस पर सबने बोला कि किसी काम में लग गया होगा। अब जब 5 फरवरी यानी पूरा एक दिन बीत गया, लगभग 10-12 घंटे हो गए और जब वो नहीं आए तो मैंने फिर से पिताजी को कॉल किया और मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि वो अब तक नहीं लौटे। तो इस पर पिताजी सीधे इनके घर आ गए डॉक्टर साहब के और यहाँ पर हंगामा करना शुरू किया। और इतना हो जाने के बाद हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिली कि जो मेरे पति हैं उनकी मौत हो गई है और उनको काट दिया गया है। अब ये सारी चीज़ें देखना, एक घर है, डॉक्टर का घर है, उसके अंदर लाश के टुकड़े मिलना, एक आदमी की जो मौत हुई है वो उनके घर, शक जाता है डॉक्टर के ऊपर। लेकिन डॉक्टर की तरफ जैसे ही पुलिस वाले नज़र घुमाते हैं वो नाना करना शुरू करता है और कहता है कि ये देखिए मेरे घर में लाश के टुकड़े मिले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कातिल मैं हूँ या मैंने मारा है। मेरे घर में आपको टुकड़े मिल गए, खून दिख रहा होगा, बहुत कुछ दिख रहा होगा, पर मैं कातिल नहीं हूँ, मैं आपसे साफ कह देता हूँ। अब पुलिस को ये बातें बेतुकी लगती है कि किसी के घर में इस तरीके से लाश मिली हुई है, वो बंदा है, वो जानता है उसके घर में टुकड़े पड़े हैं, उसने इन्फॉर्म नहीं किया और वो साफ बोल रहा है कि वो कातिल नहीं है, लेकिन तफ्तीश तो करनी थी। तो ऐसे में पुलिस ने जगह जगह खंगालनी शुरू की। तो उनको डॉक्टर के घर से सर्जिकल चाकू मिलता है,
सर्जिकल ब्लेड मिलता है, हेक्सा आरी मिलती है, और तो और ड्राइंग रूम में जो सीढ़ियाँ बनी थी उसके पास एक अलमारी थी। उस अलमारी को जब खोला जाता है तो जो वीरेंद्र ने शर्ट पहनी थी, पैंट पहनी थी, वो शर्ट पैंट भी वीरेंद्र की उसी अलमारी के अंदर मिली जिस पर खून लगा हुआ था। अब तो साफ तौर पर जो पुलिस है उनका जो दिमाग है वो ठनकता है। वो बोलते हैं कि हो ना हो कातिल तो यही आदमी है, ये हमसे बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तब भी तमाम तरीके के सवाल थे कि डॉक्टर ने कत्ल क्यों किया, जो कातिल है अगर वो कोई और है तो फिर डॉक्टर ने उसे छुपा क्यों रहा है। तो बहुत सारे सवाल थे, लेकिन जरूरी था कि पुलिस पता लगाए कि जो ये लाश मिली है क्या एक ही आदमी की है, क्योंकि घर भर को जब खंगाला गया तो 500 टुकड़े मिले। पुलिस को यकीन ही नहीं हुआ कि एक आदमी की लाश के 500 टुकड़े किए जा सकते हैं। तो पुलिस को लगा हो सकता है ये जो डॉक्टर है किसी और नेक्सस में लिप्त हो, कई और लोगों की लाश यहाँ पर हो, बहुत सारे लोगों के टुकड़े हों, तो इसलिए उन टुकड़ों को समेटा जाता है। और जैसे कि दीपक ने आपको शुरुआत में एक तस्वीर दिखाई थी, मैं भी एक बार दिखाती हूँ। ये जो नीले रंग की पॉलीथीन है, ऐसी कई सारी पॉलीथीन इकट्ठा की जाती है और उसमें टुकड़े भरे जाते हैं और फिर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है, ये पता लगाने के लिए कि एक ही आदमी है वीरेंद्र जिसका सिर मिला या फिर कई और लोग भी हैं। जो डॉक्टर है बहुत बड़ी चाल चल रहा है। तो ऐसे में उन्हें गांधी मेडिकल कॉलेज वहाँ पर था, वहाँ पर ले जाया जाता है। वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो बाकायदा उन अंगों को स्ट्रेचर पर रखते हैं, जोड़ते हैं और जब मिलाते हैं तो बताते हैं पुलिस को कि नहीं, ये जो आपने बॉडी जो बताई है और जो आप लेकर आए हैं, जो टुकड़े लेकर आए हैं, ये एक ही आदमी के हैं, इसमें कई सारे लोग नहीं हैं या कई सारी लाशों के टुकड़े नहीं हैं, एक ही आदमी है। अब ऐसे में पोस्टमार्टम किया जाता है। तो पोस्टमार्टम होने के बाद जो सारी चीज़ें निकल कर आती हैं, पुलिस को जो डॉक्टर्स बताते हैं वो देखिए क्या क्या बताते हैं। वो बताते हैं कि देखिए गया है, साफ तौर पर जो डॉक्टर्स की टीम है जब वो रिपोर्ट बनाती है तो उसमें इस बात का जिक्र किया जाता है। वो मैं एग्जैक्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको पढ़कर बताती हूँ। वो कहते हैं कि सबसे पहले वीरेंद्र जो ये लड़का है इसका कत्ल किया गया है, फिर बड़ी तसल्ली से इसे एसिड में डुबाने की कोशिश की गई है, लेकिन तब भी जब कातिल को लगा कि चीज़ें छुप नहीं पा रही हैं, इतनी बड़ी लाश है छुप नहीं पा रही है, तो वो बड़ी तसल्ली से सर्जिकल ब्लेड जो आरी होती है उसके ज़रिए इसके टुकड़े करना शुरू करता है। और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे पहले जो है पैर को काटा गया है, फिर सिर को काटा गया है, हाथ को काटा गया है, इसके बाद पेट वाला हिस्सा काटा गया है और फिर जो दायां पैर था उसके भी और टुकड़े किए गए हैं। तो डॉक्टर्स ने एक एक रिपोर्ट बताई कि किस किस प्रोसीजर में कैसे कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और तो और उन्होंने कहा कि जो चमड़ी है, जब टुकड़े करने के बाद फिर से जब एसिड में डाला गया तो जो चमड़ी है वो पूरी तरीके से जल गई है। इसके बाद जो हड्डी होती है सर के पीछे की वो भी खोखली टाइप की हो गई, क्योंकि जब उसको एसिड में डाला गया तो पूरी गलने लग गई। तो ऐसे में जब डॉक्टर उठ के गिर रही है, और तो और डॉक्टर्स की टीम ने बताया कि 10 से 12 घंटे तक, आप ये समझिए मर्डर जो है वो 10 से 12 घंटे पहले हो चुका है, क्योंकि जब आप बॉडी हमारे पास लाए हैं वो तो उसको देखकर पता लग रहा है कि 10 से 12 घंटे तक उसे एसिड में गलाया गया है। यानी कि जो भी कातिल है वो बाकायदा जानता था कि मर्डर करने के बाद कितने घंटे तक एसिड में जो बॉडी है वो रखनी होगी, तब जाकर वो पूरी तरीके से गलती है, और इसीलिए उसने कत्ल पहले किया, फिर 10 से 12 घंटे ही घुसे हुए, लेकिन तब तक आपको ये लाशें मिल गई। अगर उसे थोड़ा टाइम और मिलता तो वो सक्सेसफुल भी हो जाता। अब ये सारी चीज़ें जब पुलिस को पता लगी, सारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है, एक ही जो शख्स है उस पर शक जाता है, लेकिन डॉक्टर बार बार मना करता है। अब इसी और ज़्यादा तलाशी ली जाती है। तो ऐसे में जो गैरेज होती है जहाँ पर गाड़ी खड़ी होती है वहाँ पर भी पहुँच जाती है पुलिस की टीम। अब जैसे ही गाड़ी की डिग्गी खोली जाती है डॉक्टर साहब की, क्योंकि जो वीरेंद्र था वो ड्राइवर ही था, तो ऐसे में जब गाड़ी की डिग्गी खोली गई तो पीछे से एक पूरा कार्टन मिलता है। कार्टन मतलब जो एक ब्राउन कलर के गत्ते का बना होता है जिसमें कुछ सामान आता है, तो वो मिलता है। जब उसको खोला जाता है तो उसके अंदर से 20-20 लीटर की जो एसिड की बॉटल होती हैं वो मिलती हैं उस गाड़ी के अंदर। अब जब डॉक्टर साहब से पूछा जाता है कि सर आप कह रहे हैं आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपकी गाड़ी के पीछे इतना सारा एसिड की बोतल रखी हुई है, तो ये कैसे आई? वो साफ तौर पर वीरेंद्र पर टाल देते हैं। वो कहते हैं कि देखिए मेरा कोई रोल नहीं है, वीरेंद्र ही गाड़ी चलाता था, मुझे यहाँ से वहाँ लेकर जाता था, एक जगह से दूसरी जगह, मैं नहीं जानता वो मेरी गाड़ी के साथ क्या करता था। अब जब सामने वाला शख्स पूरी तरीके से इनकार कर रहा है तो पुलिस को समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कैसे करे, तो उनको सबसे पहला क्लू मिलता है एसिड। तो ऐसे में उन्हें ये जानना था कि आखिर इसी इलाके में यानी किसी ने एसिड खरीदा है कुछ रोज़ पहले, क्योंकि 5 को जब उन्हें बॉडी मिलती है तो वो कोशिश करते हैं 1 हफ्ते पहले तक का रिकॉर्ड चेक करें और हर दुकान पर जाकर पता करें कि क्या किसी ने एसिड खरीदा है। तो ऐसे में वो एक दुकान पर पहुँचते हैं, वहाँ पूछने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये बॉटल है, क्या आपकी दुकान से कोई हाल ही में लेकर गया है? तो ऐसे में एक शख्स है जो बता देता है कि देखिए डॉक्टर सुनील जी हैं जो हड्डियों के डॉक्टर हैं, वो कुछ रोज़ पहले आए थे और उन्होंने मुझसे एसिड की बोतल ली थी। अब पुलिस की टीम और ज़्यादा पूछताछ करती कि बताइए कार्टन में ली, कैसे ली? तो ये सब चीज़ें जब निकल कर आती तो बताते कि देखिए उन्होंने सिर्फ एक कार्टन लिया, बाकी हमारे पास था नहीं, तो हमने उन्हें आगे की दुकान पर भेज दिया, जिसके बाद वो कुछ आगे गए थे और उन्हें 1-2 दुकान देखी होगी, वहाँ पर उन्हें मिल गया होगा।
अब पुलिस को लगता है कि एक दुकान तो मिल गई, ऐसे में हमें हर वो दुकान ढूंढनी होगी जहां से उन्होंने एसिड की बॉटल्स खरीदी। तो एक एक करके 2, 3, 4 ऐसे करते करते एक एक दुकानों पर जब जो पुलिस की टीम है वो बढ़ती है तो उन्हें एक दुकान और मिलती है जिस पर एक मनोज नाम का शख्स बैठा था। वो बताता है कि हाँ, वहाँ भी उनके पास डॉक्टर आए थे और उन्होंने एसिड का एक कार्टन लिया था जो हमने उन्हें दिया था और चल लेकर गए थे। पुलिस को पता लग गया 2 दुकानों का, 2 गवाह मिल गए जहाँ से उन्होंने एसिड खरीदा। और तो और उनके घर के अंदर एसिड का कार्टन मिला, साथ ही साथ इसके अलावा डिग्गी के अंदर भी मिला। जो टब था जिसके अंदर सिर रखा था उसमें एसिड भरा हुआ था। एसिड में लाश को गलाने की कोशिश भी की गई। खरीदने वाला कोई और नहीं, डॉक्टर ही थे। तो ऐसे में डॉक्टर को बिठाया जाता है और पूछा जाता है कि देखिए, हमें पता लग गया आपने एसिड कहाँ से खरीदा, अगर आप कातिल हैं नहीं तो आप आखिर बताइए कातिल है कौन। अब डॉक्टर एक और कहानी बनाता है। डॉक्टर कहता है देखिए, जो ये लड़का है वीरेंद्र है, मेरे घर पर आता था क्योंकि ड्राइवर था, तो ऐसे में कई बार ये कैश का छोटा मोटा काम भी कर देता था और ऐसे में मेरे घर पर मैं अभी हाल ही में 20 लाख रुपए लाया था और जानकारी थी। और जब मैं घर से बाहर गया तो वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मेरे घर में घुसा और उसने पैसे चुराने की कोशिश की और पैसे चुराते चुराते जो इसके दोस्त थे वो लालच में आ गए। वो सारा पैसा लेकर भागने की फिराक में थे। उन्होंने सोचा कि वीरेंद्र को कुछ ना मिले, इसलिए उन्होंने वीरेंद्र का मर्डर किया, उसके टुकड़े किए और एसिड में गला दिया। और ये एसिड भी खुद वीरेंद्र ही लाया था। अब ये सारी चीज़ें जानने के बाद पुलिस की जो दिमाग था वो घूमता जा रहा था कि आखिर डॉक्टर कुछ और बता रहा है, डॉक्टर को इतनी सारी कहानी कैसे पता है। लेकिन एसिड खरीदने वाला जब डॉक्टर खुद ही है, दुकान से सारी चीज़ें पता लग गई, तो पुलिस को समझ में आया कि ये उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। अब पुलिसिया तरीके से जो डॉक्टर हैं उनसे पूछताछ की जाती है। अब तक पुलिस बड़ी नरमी से पेश आ रही थी, लेकिन अब पुलिस ने अपना रवैया दिखाया, इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उनसे ताबड़तोड़ तरीके से जब इन्वेस्टिगेशन की, पूछताछ की, तो डॉक्टर बोलता है कि आप कुछ भी देख, आप कहीं भी घूमिए, आपको मैंने इतनी सारी कहानी बताई, लेकिन अब मैं सच बताता हूँ कि कातिल मैं ही हूँ। मैंने ही अपने घर में वीरेंद्र का कत्ल किया है, उसके टुकड़े भी किए हैं। आप इसे प्रूव कर कर दिखाइए। साफ तौर पर जो डॉक्टर है वो पुलिस को ऐसे बोलते हैं और बताते हैं कि दरअसल जो दर्द हो रहा था और वो मेरे घर पर आया था और 2019 की बात है, फरवरी का महीना है। वो बोला कि बहुत तेज़ दर्द है, डॉक्टर साहब कुछ करिए। मैं उससे घर में लेकर आया। मैंने कहा ठीक है, मैं चलो चेक करता हूँ तुम्हारे दांत में प्रॉब्लम क्या है। और जैसे ही वो बैठता है सोफे पर, मैंने उसका मुंह खुलवाया, मैंने उसे एक इंजेक्शन लगा दिया जिसके ज़रिए वो बेहोश हो गया। और फिर मैं उसे घसीट कर बाथरूम में ले गया और फिर मैंने वहाँ उसके टुकड़े किए। वो पुलिस को बताता है कि देखिए, मैंने बड़े आराम से, इत्मीनान से उसकी लाश के 500 टुकड़े किए। आराम से बैठकर मैं उसे बाल्टी में डालता गया, कढ़ाई लेकर आया उसमें डालता गया, एसिड में डालता गया। हर एक चीज़ डॉक्टर ने बड़े ही इत्मीनान से पुलिस को बता दी। अब पुलिस को ये समझ में आ गया कि कातिल है कौन, लेकिन कातिल जो डॉक्टर है उसने कत्ल किया क्यों, उसके परिवार में आखिर कौन कौन लोग हैं, उसकी पत्नी कहाँ है, उसके बच्चे कहाँ हैं। और तो और पुलिस के पास ये सबसे बड़ा सवाल था कि ये मर्डर क्यों किया गया। और जब पुलिस की टीम करती है तो पता लगता है कि जो वीरेंद्र की पत्नी थी, जो बड़ा रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, कह रही थी डॉक्टर पुलिस साहब, मेरे पति के कातिल को ढूंढिए, पता करिए कि कत्ल किसने किया है। पुलिस को पता लगता है कि वो रोने गिड़गिड़ाने वाली बीवी दरअसल अपने आप में एक बहुत शातिर है, क्योंकि उसका डॉक्टर के साथ अफेयर चल रहा था। डॉक्टर और वीरेंद्र की पत्नी रानी दोनों के बीच में नाजायज संबंध थे, दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे और दोनों ने कई बार फिजिकल रिलेशन भी बनाए थे। ये पता लगता है पुलिस को। मोटिव अभी भी बहुत छोटा था, बहुत सारी चीज़ें पुलिस को और जाननी थी कि आखिर इस डॉक्टर ने ऐसा काम क्यों किया, इसके बच्चे कहाँ, इसकी बीवी कहाँ है। और तो और फिर सबसे बड़ी चैलेंज या सबसे बड़ा चैलेंज जो पुलिस के लिए साबित होता है या यूं बनता है कि वो नहीं साबित कर पाते कि कत्ल तो इसने कर दिया, लेकिन इसको सज़ा कैसे दिलाएं, इसके खिलाफ सबूत कैसे इकट्ठा करें, क्योंकि जो डॉक्टर है वो हमेशा पुलिस से 2 कदम आगे चल रहा था। अब आप समझिए किस तरीके से पुलिस ने इस पूरे केस को सॉल्व किया, बल्कि कड़ी मशक्कत, कड़ी मेहनत के बाद जो रानी है वीरेंद्र की पत्नी, उसकी पोल पट्टी भी खोली और तो और इस डॉक्टर की जो साजिश है उसको बेनकाब किया और इसे सजा दिलवाई। देखिए, ये जो केस इन्वेस्टिगेशन है, इस पूरे केस इन्वेस्टिगेशन में अगर आपने गौर किया हो तो यहाँ पर सफ़ेद कोट बनाम खाकी चल रहा है। एक सफ़ेद कोट वाला पुलिस को चैलेंज देकर कह रहा है कि मुझे पकड़ सको तो पकड़ के दिखा दो, क्योंकि मैंने अपनी जुबान तुम्हारे सामने तो खोल दी है कि मैं ही कातिल हूं, लेकिन कोर्ट में साबित तुम खाकी वाले कभी कर नहीं पाओगे। अब यहां पर सफेद कोट बनाम जो खाकी चल रही थी, उसमें पुलिस भी बहुत ज्यादा मुस्तैद होकर हर एक चैलेंज को एक बारीक नजर उठाकर चल रही थी। पता क्या लगता है, रानी है कि रानी को लगा कि मेरे पति तो बहुत गरीब है, डॉक्टर साहब एक बहुत अमीर शख्स हैं, अब दोस्ती कैसे करें। तो डॉक्टर साहब की जो बीवी है वो सिलाई का काम करती थी, तो सिलाई का काम जो मशीन आती चलाने वाली, तो ड्राइवर की बीवी रानी और डॉक्टर साहब की जो बीवी है दोनों साथ में सिलाई का काम करते थे। अब 1 साल पहले ये जो पूरा वाकया है, ये फरवरी 2019 का पूरा मामला है,
तो लगभग 1 साल काम करने के बाद डॉक्टर की जो वाइफ थी उनकी डेथ हो जाती है। अब डेथ होने के बाद सहानुभूति देते देते मीठी मीठी बातें करते करते रानी ने डॉक्टर साहब को कुछ अपने हुस्न के जाल में इस तरीके से फंसाया कि जब रातें हैं रानी की वो डॉक्टर साहब के घर के अंदर गुजरने लगी। खुद ड्राइवरी करने वाला पति जब भी बाहर जाता, डॉक्टर साहब की जो काली रातें हैं वो मैडम रानी के साथ घर में बीतने लगी। अभी जो सारी चीजें चल रही थी, अब रानी को लगा कि पता नहीं लगेंगी, लेकिन पति को एक दिन शक होता है। वो ये काम करता है कि अपनी बीवी के फोन में एक मेमोरी कार्ड डालता है। उस मेमोरी कार्ड के जरिए वो कॉल में जितनी भी बातें होती हैं उसकी रिकॉर्डिंग अंदर रख देता है। अब जब कभी भी रानी डॉक्टर साहब से कुचड़ पुचड़ वाली बातें करती हैं, मीठी मीठी बातें करती हैं, वो सारी बातें एक एक कर रिकॉर्ड हो रही थी। रात को जब वो घर आता है उस मेमोरी कार्ड को निकालता है, अपने फोन में डालता है और सारी बातें एक एक कर सुनता है। उसे पता लगता है कि जो बगल के बिस्तर में रानी सोई है, जो उसकी बीवी सोई है, वो कितनी शातिर है और प्यार की भूखी और पैसों के लिए उसने उसके साथ चीटिंग किया है, धोखा देने की कोशिश की है। डॉक्टर के साथ उसके अवैध संबंध के बारे में उसे पता लगता है। अब जो ड्राइवर है वो सोचता है कि क्या मैं इस चीज को लेकर अपनी बीवी से झगड़ा करूं या इसी चीज का फायदा उठाकर पैसे कमाऊं। वो इस चीज को ले जाकर बाकायदा डॉक्टर साहब को ब्लैकमेल करता है और कहता है कि डॉक्टर साहब आप बहुत रसूखदार हैं, आपकी बीवी हाल ही में मौत हुई, आप दूसरी महिला के साथ, जो आपकी उम्र भी अधेड़ से ऊपर हो चुकी है, आप दूसरी महिला के साथ, अपनी छोटी सी महिला के साथ आप संबंध बना रहे हैं, आई लव यू बोल रहे हैं। ये जो सारी चीजें अगर समाज को पता लगेगी तो हर कोई आप पर थूकेगा। तो सोचिए फिर क्या करना है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अरे बेटा बताओ कि कितने पैसे लोगे, क्या लोगे। तो ब्लैकमेलिंग के जरिए जो ड्राइवर साहब हैं इन्होंने बहुत सारे पैसे डॉक्टर साहब से लिए। अब यहां बात जो थी वो खुद उसकी बीवी को भी पता लग गई थी, लेकिन बीवी भी पति के डर से खुल्लम खुल्ला डॉक्टर साहब के पास नहीं जा रही थी। अब ये जो सारी मैंने आपको जो कहानी बताई ये मेरी जुबानी नहीं है, दरअसल खुद एक बीवी पुलिस वालों को ये कहानी बता रही है। अब पुलिस वाले को लगता है कि अच्छा यहां तो जो उसके बॉयफ्रेंड डॉक्टर ने तो कबूल कर लिया, यहां पर जो बीवी है वो जो रानी है, जो एक तरीके से गर्लफ्रेंड है डॉक्टर साहब की, वो भी बहुत एक अच्छी कहानी बता रही है कैसे डॉक्टर और उनका रिलेशन है। अब पुलिस को लगा कि हमारे पास एक बहुत बड़ी लीड है, एक ऐसा सिरा है जिसे पकड़कर हम साबित कर देंगे कि डॉक्टर साहब कातिल हैं और एक तरफा प्यार में उन्होंने उसके पति को रास्ते से हटा दिया है। अभी जब सारी चीजें जब कोर्ट के सामने रखी जाती हैं कि देखिए डॉक्टर साहब उसकी बीवी के साथ रिलेशन में थे, पति को पता लग गया था, इसलिए रास्ते से हटाने के लिए डॉक्टर साहब ने ड्राइवर को मौत के घाट उतार दिया। अब यहां पे पुलिस को लगा कि हमारे पास तो बहुत बड़ा सबूत है, हम तो इस केस को आसानी से जीत जाएंगे। तभी कटघरे के अंदर खड़े होकर रानी कहती है कि जज साहब मैं मानती हूं कि मेरे जो बॉयफ्रेंड है, मैं जिससे प्यार करती हूं, डॉक्टर साहब हैं, और डॉक्टर साहब जिस रोज कत्ल हुआ मेरे पति का, वो उस वक्त मेरे साथ मेरे घर के अंदर मौजूद थे। पुलिस वालों को लगता है कि अरे ये कोर्ट में तो ये क्या बता रही है, ये सारी चीजें कहां रह गई थी। अब वो जो सारी चीजें बताती है कटघरे के अंदर खड़े होकर जज साहब के सामने, और पुलिस वाले के मुंह पर एक करारा तमाचा था इसका एक बयान जिसमें वो कहा गया कि देखिए असल में ये हुआ था कि जो मेरे पति को डॉक्टर साहब के घर में कुछ पैसे होने की, जिसके बाद जो मेरे पति के 3-4 दोस्त आए थे, उन्होंने, मेरे पति ने कहा कि देखो मैं 3-4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, जिसमें से 1 या 2 दिन फोन नहीं लगेगा, तो तुम परेशान मत होना। इसके बाद जिस तरीके से जिस रोज 4 फरवरी 2019 की बात है, लगभग जैसे ही वो उस घर से निकलता है, बीवी फौरन ही डॉक्टर साहब के पास जाती है गाड़ी लेकर और कहती है कि मेरे पति 3-4 दिन घर नहीं आएंगे और कहा है कि 1 या 2 दिन फोन भी नहीं लगेगा। एक कटघरे में खड़े होकर ये सारे बयान दे रही है। इसके बाद डॉक्टर साहब क्या करते हैं, डॉक्टर साहब उसी रात 11 बजे ड्राइवर की बीवी के पास आते हैं, वहीं पर अपनी रात गुजारते हैं। सुबह 6 बजे उसके घर से जाते हैं। याद रखिए जो नितिन आपको पूरा जो वाक्य बताया, ये 5 फरवरी 2019 कटघरे के अंदर खड़े होकर पूरा बयान बता रही है। वो ये बता रही है कि 4 फरवरी 2019 की रात को 11 बजे जो डॉक्टर, जो बॉयफ्रेंड डॉक्टर हैं, वो उसके घर पर आते हैं, रात बिताते हैं, और 5 फरवरी 2019 की सुबह 6 बजे उसके घर से रवाना हो जाते हैं। वो अपने घर नहीं जाते बल्कि कहीं और पहुंच जाते हैं घूमने के सिलसिले में। अब पुलिस को लगा कि अरे अब जिस बीवी को मोहरा बनाकर वो कोर्ट में साबित करना चाह रहे थे कि डॉक्टर साहब ही कल्प्रिट है, यहां तो पूरा केस ही पलट गया। अब याद रखिए जिस तरीके से हमने आपको शुरुआत में बताया था, डॉक्टर साहब हर पल पुलिस वालों से 2 कदम आगे चल रहे थे। अब पुलिस साबित करे तो करे कैसे कि भैया ये कातिल है, क्योंकि पुलिस के सामने, लेकिन कोर्ट में साबित करना, क्योंकि कोर्ट में गवाही और सबूत ही सबसे बड़ा साक्ष्य होते हैं, सबसे बड़ा मान्य होते हैं, बिना इसके कैसे साबित किया जाए। अब इसके बाद क्या था, इसके बाद
जब जज साहब ने पूछा ठीक है हम आपकी बात मानते हैं कि डॉक्टर साहब आपके घर पर आए थे, जज ने पूछा कि जरा ये बताइए जो ड्राइवर वीरू है उसका फोन लोकेशन कहां पर है। अब बड़े चतुराई से ये जो डॉक्टर साहब है, इन्होंने जो ड्राइवर का जो फोन था वो अपने दोस्त के साथ भोपाल की ओर भेज दिया, जिससे जो मरने का जो टाइमिंग है और जो फोन लोकेशन है वो एक दूसरी जगह पर दिखाया। और जिस तरीके से बीवी ने जो गवाही दी कि मेरे पति अपने दोस्तों के साथ किसी और शहर, ये तस्दीक कर रही थी कि फोन लोकेशन तो भोपाल का दिखा रहा है, मतलब हो सकता है कि पति जो उसका पति वीरू है उस रोज वहां पर ना हो, इसे कहीं और मारा गया हो और डॉक्टर के घर में प्लांट कर दिया गया हो। अब पुलिस को लगा कि अब एक एक कड़ी जो डॉक्टर जो बनाया जा रहा है वो जुड़ती हुई चली जा रही है, हम इस केस को साबित कैसे करें। यहां तक कि डॉक्टर साहब कटघरे के अंदर हैं, जेल के अंदर हैं, लेकिन वो ऐसे कई सारे सबूत पेश करते हैं एक एक कर जिसमें वो अपने आप को पाक साफ दिखाते हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब अब मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं, मेरे कुछ दोस्त हैं जो आकर बयान देना चाहते हैं। कोर्ट के अंदर डॉक्टर साहब के दो दोस्त आते हैं, मैं नाम लेके बताता हूं अभिषेक वर्मा, वो कहते हैं कि 3 फरवरी को 2019 को उन्होंने 5 लाख रुपए डॉक्टर साहब को, डॉक्टर मंत्री साहब को दिया, जिसमें जो ड्राइवर था वो खड़े होकर देख रहा था कि जो डॉक्टर साहब को 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। 4 फरवरी को डॉक्टर साहब के जो भाई हैं दीपक ने भी 15 लाख रुपए दिए और 15 और 5 लाख कितने हो गए, 20 लाख रुपए हो गए। 20 लाख रुपए की जो खुद ड्राइवर के सामने हुई थी, ड्राइवर को पता था कि घर के अंदर 20 लाख रुपए पड़े हुए हैं। अब जब 20 लाख रुपए पड़े हुए हैं, फोन लोकेशन कहीं और दिखा रहा है, बीवी खुद बता रही है कि डॉक्टर साहब मेरे घर पर थे। अब इस चीज को और भी पुख्ता किया जाता है। पुख्ता कैसे किया जाता है, बताया यह जाता है कि देखिए जो बीवी है फिर से उसको कटघरे में बुलाया जाता है कि जरा बताइए कि आपके जो पति का बिहेवियर कैसा था। बीवी एक और कहानी बताती, बीवी कहती है कि देखिए मेरे पति को पता था कि डॉक्टर साहब के घर में 20 लाख रुपए हैं, क्योंकि मेरे पति को इमरजेंसी के तौर पर 2 लाख रुपए की जरूरत थी। उन्होंने डॉक्टर साहब से मांगा, डॉक्टर साहब ने उसे देने से मना कर दिया और इस बात से वो तमतमाए हुए थे, गुस्से में थे और चाहते थे कि एक रसूखदार, एक अमीर डॉक्टर अगर 2 लाख रुपए नहीं दे सकता तो उसके 20 लाख रुपए भी हड़प लो। अब ये जो सारी चीजें हैं, सोचिए पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन करे जब कातिल कबूल कर चुका है। सारी जो चीजें उसके हक में जा रही हैं डॉक्टर साहब की। और यहां तक कि डॉक्टर साहब ने ये भी दिखाने की कोशिश की कि देखिए जिस रोज हत्या हुई है उस रोज मैं ड्यूटी पर तैनात था। एक इमरजेंसी ड्यूटी होती है जहां पर वो तैनात है और इमरजेंसी ड्यूटी में दोपहर के 1 बजे तक वो वहीं पर मौजूद थे। अब जब हॉस्पिटल के रिकॉर्ड निकाल के देखा जाता है तो पता लगता है कि हाँ, ये इन्होंने अपनी किसी और साथी डॉक्टर के साथ ड्यूटी की अदला बदली कर ली थी और उस रोज वो इमरजेंसी में मौजूद थे। अब पुलिस को लगा कि अब जो सारी चीजें हैं, कागजात सही दिखा रहे हैं, दोस्त गवाही दे रहे हैं, बीवी जो जिसका मर्डर हुआ है उसकी बीवी अलग गवाही दे रही है, साबित करे तो करे कैसे। क्योंकि कोर्ट के अंदर जो डॉक्टर साहब के वकील है उनका यह कहना था कि डॉक्टर साहब तो निर्दोष हैं, ऐसे कोई भी सबूत नहीं मिल पा रहे जिसे उनके क्लाइंट के डीएनए सैंपल लेना जरूरी हो जाए। अब यहां पर सफेद कोट बनाम जो खाकी की जो लड़ाई थी वो लगातार चल रही थी। अब जो खाकी वालों ने चुपचाप नाखून के सैंपल ले जाकर फॉरेंसिक तो करवा दिया। अब क्योंकि जो डॉक्टर ने जिस तरीके से ड्राइवर को मारा था वहां पर कुछ डीएनए सैंपल, जो बाल के टुकड़े थे, कुछ ना कुछ ऐसे सैंपल वहां पे मिल गए थे। वो जो डीएनए था वो किसका डीएनए था, पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अंदर काटा डॉक्टर ने, उसका जब फॉरेंसिक करवाया गया और खून के ऊपर जो डीएनए मिले, मतलब जो बाल के टुकड़े या जो थूक था उसके जब सैंपल लिए गए तो पता लगा कि जो सैंपल है वो हूबहू डॉक्टर साहब से मैच हो गए। मतलब ये जो पूरी जो केस स्टडी है ये जज साहब के सामने पेश की गई और बताया गया कि जज साहब जिस तरीके से जो कातिल डॉक्टर है उसकी जो गर्लफ्रेंड है बीवी, हर कोई इस पूरे केस में झूठ बोल रहा था, कोर्ट का समय बर्बाद कर रहा था और साफ तौर पर डॉक्टर को बचाने की कोशिश हो रही थी। बताया यह गया कि जिस तरीके से जो डॉक्टर है उसी ने ही मारा है और ये डीएनए सबूत, एक छोटा सा सबूत, एक नाखून के कटने से इस पूरे केस को सुलझा लिया गया और जो भी अब तक कहानी बताई गई उस पर झूठा मोहर लगाकर उसे बंद कर दिया गया। अब बारी थी सजा दिलवाने की। 2019 का मामला था, लगातार 4 साल ये केस चला और इस 4 साल के केस में डॉक्टर साहब हर बार पुलिस वालों से 4 कदम आगे रहते, लेकिन वो नाखून काटना उन पर भारी। जो वकील थे उन्होंने ये कहा कि देखिए सर, जिस तरीके से जो डॉक्टर साहब हैं इन्होंने विभत्स काम किया है, एक लाश के 500 से ज्यादा टुकड़े किए हैं, सबूत छुपाने की कोशिश की है, कोर्ट का समय बर्बाद किया है, तमाम वो चीजें बोली जिससे इन पर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जा सके। जज साहब ने पूछा ठीक है, डॉक्टर के वकील खड़े होकर बताएं कि डॉक्टर को कम सजा क्यों मिलनी चाहिए। अब क्योंकि वो केस तो हार चुके थे,
डॉक्टर के वकील ये कहते हैं कि देखिए जो मेरे क्लाइंट हैं वो एक आदतन अपराधी तो नहीं है, वो खुद एक डॉक्टर है और कई बार उन्होंने लोगों की जान भी बचाई है। एक पहला ऐसा मामला होगा जहां पर उन्होंने ये सारे काम किए हैं और वो इस बात से नाराज भी हैं कि बिना परमिशन उनके क्लाइंट का डीएनए जांच के लिए भेज दिया गया है। तो उनके क्लाइंट्स की तरफ से वो दरख्वास्त ये करना चाहते हैं कि इस पूरे केस में उन्हें फांसी की सजा ना दी जाए। अब सोचिए जज क्या फैसला सुनाते हैं। जज ये कहते हैं कि देखिए ये जो पूरा केस है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, हाथ पैर काट दिए गए, ड्रम के अंदर बॉडी फेंक दिया गया, जो सिर था वो गल इतना गया था, 10-12 घंटे एसिड के अंदर बॉडी फेंका गया था। कोर्ट ने सभी परिस्थितियों को मानते हुए ये माना कि ये जो केस है रेयरेस्ट ऑफ रेयर ही है और इसलिए डॉक्टर साहब को मौत की सजा नहीं हो सकती, उन्हें आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर कर दी जाती है। अब अगर ऐसे केसेस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं होंगे तो ऐसे पता नहीं कौन से ऐसे केसेस हो सकते हैं जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आते होंगे। अब यहां पर उन्हें मृत्युदंड की सजा से तो उनके वकीलों ने बचा लिया, लेकिन फिलहाल के लिए वो आजीवन जेल के अंदर रहेंगे। और जिस तरीके से एक बीवी जिसका पति के 500 टुकड़े कर दिए गए, वो अपनी झूठी गवाही देकर एक अपने ही कातिल बॉयफ्रेंड को बचाने की कोशिश करे और सिर्फ इसलिए ताकि जो डॉक्टर की जो भरपूर संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो उसकी मालकिन बन जाए और दूसरी शादी कर ले उससे और एक गरीब ड्राइवर पति को छोड़कर एक और अच्छी जिंदगी जी सके। और इसलिए उसने इस पूरे केस को भटकाने की भी कोशिश की, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की हुई और डॉक्टर सलाखों के पीछे पहुंच गया। तो इस पूरे केस में हमें बताने की हमारी ये कोशिश थी कि अगर जो भी अपराधी जो सोचते हैं कि हम बहुत शातिर हैं, हमें कोई पकड़ नहीं सकता, तो इस केस में भी अगर डॉक्टर ने भी बहुत सोचा कि मैं एक परफेक्ट क्राइम कर लूं, लेकिन उस परफेक्ट क्राइम को धक्का तब लगा जब खाकी सोचती कि हमें इंसाफ दिलवाना है और इंसाफ उसने पति को दिलवा कर ही माना। तो इस